हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम खेल के आधुनिक बदलाव यानी कि जो हम क्रिकेट वाला हम कर रहे थे उसी को हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो खेल के हैं आधुनिक बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते थे। पांच कोणीय और चतुष्कोणीय मैचों के दौर से उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले C.K. नायडू को तो लोग सब भी अब भी याद करते हैं, जबकि पलवरंग विट्ठल व पलवर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इत्यादि भुला दिए गए हैं, क्योंकि नायडू का करियर तो लंबा था पर ये दोनों खिलाड़ी जो हैं टेस्ट विकेट खेलने के वक्त तक सक्रिय थे। एक यहाँ पर सोर्स दिया है महात्मा गांधी जी और औपनिवेशिक खेल। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। महात्मा गांधी देह और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद को जो है इम्पोर्टेंट मानते थे, लेकिन वह इस बात भी अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे अंग्रेज भारत में लेकर आए और ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट करते जा रहे हैं। इनका मानना था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेल जो है संपन्न वर्ग में खेल हैं। इन खेलों को औपनिवेशिक मनोदशा के दर्शन होते हैं और ये खेल हमारी अपनी मिट्टी से उपजे साधारण व्यायामों के मुकाबले कम प्रभावी शिक्षा दे पा रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। तो महात्मा गांधी के लेखों में से लिए गए इन 3 अंशों को पढ़िए। टॉमस एर्नाल्ड या ह्यूज का सोर्स है के द्वारा शिक्षा और खेलकूद के बारे में व्यक्त किए गए विचारों को उनकी तुलना करनी है। तो आइए अब शरीर की ओर दृष्टिपात करें। हर रोज 1 घंटा टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट खेल लेने से क्या हम शरीर को शिक्षित हुआ कह सकते हैं? ये सच है कि शरीर हमारे इसमें मजबूत होता है, लेकिन जैसे जंगल में मनमाना दौड़ने फिरने वाले घोड़ों का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है किंतु शिक्षित नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार ऐसा शरीर मजबूत होते हुए भी शिक्षित नहीं कहा जा सकता। शिक्षित जो है शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा हुआ होता है और उसके हाथ पैर आदि भी इच्छित कार्य कर सकते हैं। उसके हाथों में कुदाली, फावड़ा, हथौड़ा आदि सुशोभित होते हैं और ये हाथ इन सब का उपयोग भी कर सकते हैं। 30 मील की यात्रा करते हुए शिक्षित शरीर थकेगा नहीं। ऐसी शारीरिक शिक्षा कैसे मिलती है? हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाठ्यक्रम में इस दृष्टि में शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती। आगे देखते हैं। लेकिन अगर ये हकीकत हो तो इस पवित्र भूमि पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपने अपने राष्ट्रीय खेल को, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी संस्था को उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत के कई सारे देसी खेल हैं, वे क्रिकेट और फुटबॉल की तरह रोचक और उत्साहवर्धक है। इसमें खतरे भी उतने ही रहते हैं और ऊपर से उनकी एक खूबी यह है कि वे सादे नहीं होते, क्योंकि उन पर लगभग कोई खर्च नहीं बैठता है। आगे है मेरी दृष्टि में स्वस्थ शरीर वह है जो आत्मा को अंकुश मानता है और उनकी सेवा के साधन के रूप में सदा तैयार रहता है। मेरी राय में ऐसे शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाए जाते, जो वे तो अनाज के खेतों और फार्मों में बनाए जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विचार करें और आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई के समर्थन में संख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे उपनिवेशों में उत्पन्न भारतीय फुटबॉल और क्रिकेट के उस उन्माद के प्रवाह में बह जाते हैं।
कुछ विशेष स्थितियों में इन खेलों का अपना महत्व हो सकता है। आप इस सीधी सादी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग, उनके शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली हैं, सिर्फ किसान ही हैं वे उन खेलों को जानते तक नहीं, वे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे देखते हैं। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ जो है 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले क्रिकेट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है। इस तरह भारत में आज़ाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ चूँकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, ना कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। पहला टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया तब ऑस्ट्रेलिया गारो का उपनिवेश भर था, स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। इसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने वाले विभिन्न कैरियाई देश दूसरे विश्व युद्ध से काफ़ी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश में ही थे। तो खेल और औपनिवेशीकरण को देखते हैं। यूरोपीय साम्राज्यों से आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। सन 1947 में भारत की आज़ादी से शुरू होकर यह सिलसिला आधी सदी तक चलता रहा। इस सिलसिले तक का अक्सर जो है व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल से ब्रिटेन के पतन के रूप में हुआ। लेकिन यह सब एक बारगी नहीं हुआ। क्रिकेट जो है संगठन में उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने से अच्छा खासा वक्त लगा। भारत की आज़ादी से ब्रिटेनी समाज के खात्मे का बिगुल तो बच गया था, पर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय समायोजन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा। आईसीसी पर, जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा। इन्हीं के हाथ में कार्यकलाप की वीटो अधिकार रहे। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार 1989 में जाकर खत्म हुए और वे अब जो है सामान्य सदस्य रहे। पिछली सदी के 50 से 60 के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि इंग्लैंड तथा कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बरता जाता था, बल्कि टेस्ट मैचों में अश्वेत दक्षिण अफ्रीका की बहुमत आबादी को खेलने की मनाही थी। भारत, पाकिस्तान व वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि इसे खेल से प्रतिबंध कर दें। यह तभी हो पाया जब एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद के नए आज़ाद हुए देशों ने, साथ ही ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी पाई। आगे देखते हैं अब आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट, तो इसको देख लेते हैं, फिर ये जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो क्रिकेट जो है 1970 के दशक में काफ़ी बदल गया था। यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल के बदले जमाने के साथ खुद को ढाल लिया। अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कार किया गया तो 1971 की इसलिए याद किया जाएगा चूँकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच जो है मेलबर्न में खेला गया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहला एक दिवसीय मैच जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। क्रिकेट का यह छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। तो पहला विश्व कप जो है 1975 में खेला गया। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया।
इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशंसक का नहीं बल्कि एक व्यवसाय का हाथ था। कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजी संभावनाओं को भांप दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ जो है अनुबंध पर ले लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम पर समांतर यानी गैर अधिकृत टेस्ट व एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया गया। पैकर का यह सर्कस, इसे अब यही कहा जाता था, पैकर का सर्कस, 2 सालों के बाद पैक हो गया। लेकिन टेलीविज़न दर्शकों को लुभाने के लिए इसके द्वारा किए गए बदलाव स्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग ही बदल गया। तो यहाँ पर क्या है, जो टेलीविज़न है वो भी इंक्लूड हो जाती है। आगे देखते हैं, रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमेट, क्षेत्र रक्षक की पाबंदियां, रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का स्थायी हिस्सा बन गया। सबसे अहम बात, पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है और इसे बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविज़न कंपनियों को टेलीविज़न प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड जो है अमीर हो गया। टेलीविज़न कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यावसायिक कंपनियों को बेच दिए, जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह या कहाँ मिलता। निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा वेतन मिलने लगा और इससे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक के टीवी के विज्ञापन क्या होने लग गए, बनने लग गए। टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया। इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों व गांवों के दर्शकों तक हो गई। क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हो गए। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चों को कभी बड़े मैच का नहीं देख पाते थे, लेकिन अब नायकों को देखकर सीख सकते हैं। उपग्रह यानी सैटेलाइट टीवी का तकनीकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया। जिस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से हुई, वही जो है वैश्वीकरण में अपना तार्किक अंजाम पहुंचती, चूँकि भारत में खेल के सबसे ज़्यादा दर्शक थे और यह क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र जो है दक्षिण एशिया हो गया। प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी मुख्यालय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वाभाविक लगा था। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी ये है कि हाल के वर्षों में क्रिकेट के नए तकनीकों प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ियों ने शुरू किए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज को दूसरा व रिवर्स स्विंग नाम के 2 अहम हथियार दिए। ये दोनों ईजाद महाद्वीप स्थित स्थितियों की उपज है। दूसरा इसलिए कि भारी बल्लों से आक्रमण बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी उंगलियों की स्पिन को बेकार साबित कर दे रहे थे, और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खुली धूप में धूल उड़ाती बेजान पिचों पर तेज गेंदें घुमाई जा सकती। इन दोनों प्रयासों को शुरू में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नज़र से देखना शुरू किया। उन्हें लगा कि ये तो चोरी छिपे जो है क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त के साथ यह मान लिया गया कि क्रिकेट के कानूनी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या अंग्रेजी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते और इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने अपना लिया। लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटरों पारसियों को खेल के मैदानों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है। पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंगमंच हो गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी है। शौकिया जेंटलमैन की जगह वेतनभोगी पेशेवरों का आना, लोकप्रियता से लोग टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पछाड़ दिया जाना और वैश्विक वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अहम बदलावों का होना,
वक्त के साथ परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है। इस अध्याय में हमने एक औपनिवेशिक खेल के इतिहास के जरिए इसके विस्तार को समझा और ये भी औपनिवेशिक जमाने में इसमें खुद को कैसे ढाला। तो औपनिवेशोत्तर जो है, उपनिवेश उत्तर मतलब आज़ादी के बाद वाला ये टर्म है। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कैसे बनता है, तो इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। आधुनिक हॉकी का उदय जो है एक जमाने में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परंपरागत खेलों से हुआ था। स्कॉटलैंड में खेले जाने वाले खेल शिंटी और इंग्लिश व वेल्श खेल बैंडी, आयरिश, हॉलैंड के हॉकी का पूर्वज माना जा सकता है। बहुत सारे दूसरे आधुनिक खेलों की तरह हमारे यहाँ भी हॉकी की शुरुआत जो है औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश सेना द्वारा की गई थी। पहले हॉकी क्लब की स्थापना 1885 से लेकर 1886 में कलकत्ता में हुई। ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा भारत को पहली बार 1928 में शामिल किया गया था। इस प्रतिस्पर्धा में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड को हराते हुए भारत जो है फाइनल में पहुंचा था 1928 में। फाइनल में भारत ने हॉलैंड को भी 0 के मुकाबले 3 गोल से क्या है मात दे दी थी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के खेल कौशल और तीक्ष्ण ने हमारे देश को ओलंपिक के स्वर्ण पदक दिलाए। 1928 से लेकर 1956 के बीच जो है भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी की दुनिया में भारतीय वर्चस्व के इस स्वर्णिम युग में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की। इन मैचों में भारतीय खिलाड़ी ने 178 गोल प्रति मैच औसत 7.43 गोल जो है दागे और विपक्षी टीम के खिलाफ जो है 7 ही गोल कर पाए। हॉकी में भारत को 2 स्वर्ण पदक 1964 के टोक्यो ओलंपिक और 1980 को मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं। पोलो को सेना और भागदौड़ के माहिर नौजवानों के लिए खेल माना जाता था। इंग्लैंड के पुराने खेलों में से एक का विश्लेषण करते हुए इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ ने दावा किया कि कसरत के तौर पर इस साहसिक और गरिमापूर्ण खेलों से सैनिकों को बल्लम व तलवार के या अन्य सैन्य हथियारों के इस्तेमाल में और ज़्यादा दक्षता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उन्हें रकाब में और मजबूती से जमे रहने और पलक झपकते दाहिने और बाएं मुड़ने का अभ्यास भी होगा, जो कि युद्ध के मोर्चों पर बेहतर उपयोगी साबित होगा। तो ये था कि कुछ चीज़ें जो हैं ज़्यादातर सैनिकों के हस्त पुष्ट इन सब से जुड़ी हुई है। तो पोलो जो है वो घोड़े पर खेले जाने वाला है। पोलो का खेल जो है औपनिवेशिक अधिकारियों ने ही विकसित किया था और जल्दी ही इसे भारी लोकप्रियता मिलने लगी। क्रिकेट ब्रिटेन से भारत आया था, जबकि पोलो जैसे कुछ खेल जो है उपनिवेशों में विकसित हुए और बाद में उन्हें ब्रिटेन में भी खेले जाने लगा, जिससे वहाँ खेलों का स्वरूप भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये पोलो का था। तो आज ये लेसन समाप्त हो गया है। तो आई होप आपको ये क्रिकेट की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मिलते हैं एक और वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।